यस दोस्तों, आज जो है हम एमकॉम थर्ड सेमेस्टर में जो है अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजन का पेपर देख रहे हैं, जो हाल ही में अभी कुछ ही दिन पहले जो है वो हुआ था। दैट इज़ लेटेस्ट पेपर, सो दैट हमें गाइडलाइन मिल पाए। जो बाकी की यूनिवर्सिटीज़ का पेपर पेंडिंग है, जिनका अभी पेपर नहीं हुआ है, उनको इस पेपर से जो है बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सो लेट अस सी कि कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं पूछे गए थे। और अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजन है तो इसमें जो है हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आए थे कि नहीं आए थे। सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन पेपर। अगर टाइमिंग देखें सो इट इज़ 3 आवर्स। फिर मार्किंग जो है हमें 85 एंड 100 फॉर प्राइवेट। और दूसरा, ये पेपर जो है हमारे रेगुलर, प्राइवेट और एटिकेटी तीनों के लिए जो है सिमिलर पेपर है। ओके, ऐसा ही आता है। फिर जो है हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं एज अ नोट बेसिस पे, जिसे हम देखें 3 खंडों के प्रश्न निर्देश अनुसार हल कीजिए। ओके, अंकों का विभाजन खंडों के साथ दिया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे विद द सेम वही नोट जो है आपको इंग्लिश में दिया है। अटेम्प्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन एज डायरेक्टेड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स इज गिवन विद सेक्शन। हमें डिस्ट्रीब्यूशन जो मार्क्स का है वो सेक्शन के साथ ही दिया है। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं आगे। सेक्शन फर्स्ट जो है हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, और जो कि है 2 मार्क्स का। दैट इज़ अगेन अ वेरी नाइस थिंग कि आपको सिर्फ 5 ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने हैं, और जो हैं 2 मार्क्स ईच के। इसमें से खास बात यह है, जब हम ऑब्जेक्टिव्स के लिए डरते हैं कि हमें कैसे प्रिपेयर करना है, वन ऑफ द बेस्ट थिंग इज़ कि जो भी आप बुक ले रहे हैं या कॉलेज सीरीज, जो भी आपका कंटेंट है ना, पढ़ने का जो भी सोर्स है, वहाँ पे पर्टिकुलर जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके बारे में यदि आपको सब कुछ पता है तो ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व हो जाएगा। उसको कुछ अलग से पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो हम ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। चूज़ द करेक्ट आंसर, और हम इंग्लिश में उसको देख लेते हैं। सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज़ अ फ्रेमवर्क। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो फ्रेमवर्क है वो किस लिए है? फॉर, तो इसका आंसर जो है वो आ जाएगा फॉर डिसीजन मेकिंग। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो हेल्प करती है मैनेजमेंट को, बट इसका पर्पस क्या है? डिसीजन मेकिंग। सो ये डिसीजन मेकिंग के लिए है। ओके, अब बढ़े हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगेन हम इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्वॉल्व्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो एनालिसिस है उसमें क्या क्या इंक्लूड है? तो हमें ऑप्शंस में दिया है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट एंड ऑल। तो डेफिनेटली फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करेंगे, तब हम इन तीनों चीज़ों का एनालिसिस करेंगे। सो द आंसर डी, दैट इज ऑल इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम बढ़े हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैश आउटफ्लो? इसमें से कौन सा कैश आउटफ्लो नहीं है? दैट मीन्स बाकी सब आपको कैश आउटफ्लो मिलेंगे। इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स, अगर आपके ट्रेड पेबल्स जो हैं बढ़ रहे हैं, ओके, दैट मीन्स क्रेडिटर्स बढ़ रहे हैं, तो ये एक तरीके का कैश आउटफ्लो है क्या? नो। तो हमारा ऑप्शन ए तो करेक्ट है, पर हम बाकी भी वाइस वर्सा चेक कर लेंगे। इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स, डेटर्स बढ़ रहे हैं, दैट मीन्स हमारा कैश फ्लो बढ़ेगा उसमें। ओके, इंक्रीज इन स्टॉक, पेमेंट करेंगे हम। ओके, इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस, हम अगेन इट इज़ अ आउटफ्लो। तो हमारा जो ए वाला आंसर है दैट इज करेक्ट, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स। ओके, अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दैट इज फोर्थ, मेथड ऑफ कैपिटल बजटिंग आर। कैपिटल बजटिंग के कौन सा मेथड है? तो ऑप्शंस दिए हुए हैं हमारे पास। अर्जेंसी मेथड, टर्मिनल वैल्यू मेथड, प्रेजेंट वैल्यू मेथड, ऑल ऑफ द अबव। तो डेफिनेटली दिस आर द मेथड्स ऑफ कैपिटल बजटिंग। ये जो हैं मेथड्स हैं कैपिटल बजटिंग के, प्रेजेंट वैल्यू, टर्मिनल वैल्यू, अर्जेंसी मेथड। तो हमारा आंसर जो है ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। ओके, तो दिस आर द मेथड्स ऑफ कैपिटल बजटिंग। बढ़े हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर्स डू नॉट एग्जिट इन रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, कौन सा इसमें से रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में नहीं आता है? तो सेल्स सेंटर, प्रॉफिट सेंटर, एक्सपेंडिचर सेंटर एंड इन्वेस्टमेंट सेंटर। तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? दोस्तों सेल्स सेंटर जो है ये सही आंसर होगा। ओके, तो यहाँ होते हैं हमारे पांचों ऑब्जेक्टिव खत्म, और अब जो है स्टार्ट होता है हमारा खंड बी, दैट इज सेक्शन बी, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। 5 into 5 की मार्किंग दी गई है। ओके, 5 क्वेश्चन है, 5 मार्क्स ईच, दैट इज 25 मार्क्स। तो हम इसमें क्वेश्चंस देख लेते हैं कौन कौन से आए थे। सो यस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आया है दैट इज डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, एंड और इसका अगर रीड करें तो व्हाट इज़ द नेचर ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्या नेचर है। ओके, सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है। फिर हम देखें नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आप क्या समझते हो, जैसे कि यहाँ पे आपको हिंदी में दिया है वित्तीय विवरणों से आप क्या समझते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमारे यूजुअली जो है कौन कौन से स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं, हमने देखा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है जिसे हम इनकम स्टेटमेंट कहते हैं। फिर आती है हमारी बैलेंस शीट। ओके, देन कम्स कैश फ्लो स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू AS 3। तो उनको डिटेल में जब आप एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत अच्छे से आप 5 मार्क्स के आंसर को कवर कर सकते हैं। दिस इज़ द मीन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, इसी का ही और देख लें, व्हाट इज़ हॉरिजॉन्टल एनालिसिस एंड वर्टिकल एनालिसिस। यस, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा उन्होंने घुमाकर पूछा है, जहाँ उन्होंने हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एनालिसिस को पूछा है दैट इज़ योर कंपैरेटिव स्टेटमेंट एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट। तो जब आप इनको एक्सप्लेन करेंगे देन यू कैन डू अगेन वेरी वेल। ओके, इन्होंने डायरेक्टली ना पूछकर आपको उन्होंने जो कंपैरेटिव को बोलते हैं दैट इज़ हॉरिजॉन्टल, वो चीज़ उन्होंने पूछी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यदि देखें, एक्सप्लेन द टर्म फंड एंड फ्लो इन रिलेशन टू फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड एंड फ्लो का मतलब क्या है फंड फ्लो स्टेटमेंट में? ऑब्वियसली हम बता सकते हैं फंड्स क्या है एंड फ्लो क्या है। सर्कुलेशंस, फंड्स जो है आपका व्हाट आर द रिसोर्सेज और उनका सर्कुलेशन क्या होता है, दैट इज़ फंड फ्लो, जिसमें हम क्या देखते हैं, एक हमारे पास सोर्सेस ऑफ फंड्स आने के तरीके रहते हैं कि किस सोर्स से हमारे पास फंड्स आ सकते हैं, दैट इज़ सर्कुलेट हो सकते हैं, और एक ऐसा सोर्स रहता है जहाँ से हमारे फंड्स जो हैं जाते हैं जब हम कुछ परचेज करते हैं या पेमेंट करते हैं। तो दिस थिंग्स वी हैव टू मैंशन। ओके, अब हम बढ़े हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसी का ही और देखें तो व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट के क्या सोर्सेस हैं? तो हमारे पास इनकम जो है बिजनेस ऑपरेशन से भी हो सकती है। ओके, देन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से भी हो सकती है एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी से भी हो सकती है। तो ये चीज़ें आपको एक्सप्लेन करना है। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय, फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग से आप क्या समझते हैं? ओके, अपने रिसोर्सेज को प्रॉपरली मैनेज करना कि किस तरीके से आप फंड्स रेज करेंगे, व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन फॉर द सोर्सेज ऑफ फंड्स। तो वो होता है आपका कैपिटल बजटिंग। इसी का ही हम और देखें तो ये आएगा आपका डिस्टिंग्विश बिटवीन पेबैक पीरियड एंड रेट ऑफ रिटर्न। ये कैपिटल बजटिंग के मेथड्स हैं, आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया है, और अब जो है ये 5 मार्क्स में आपको डिफरेंस में पूछा गया है कि पेबैक पीरियड क्या होता है एंड रेट ऑफ रिटर्न। तो ये 2 मेथड्स हैं जिन्हें हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि पेबैक पीरियड में हम क्या करते हैं, जो हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट होता है उसको हम डिवाइड कर देते हैं हमारे कैश इनफ्लो से। अगर कैश इनफ्लो एक सा रहता है हर साल, अगर ईयर बाय ईयर कैश इनफ्लो हमारा चेंज है तो आपको याद हो तो हमने उसमें क्यूमुलेटिव जो है उसका निकाला था और फिर पेबैक पीरियड को कैलकुलेट किया था। ओके, अब रेट ऑफ रिटर्न में भी यही चीज़ है कि हम इन्वेस्टमेंट को जो है उसका एवरेज निकालते हैं और उस तरीके से उसको सॉर्ट करते हैं। तो यहाँ पे थ्योरी है, आपको थ्योरी वे में ही उसको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज मैनेजमेंट रिपोर्टिंग सिस्टम। मैनेजमेंट रिपोर्टिंग सिस्टम क्या है? अगेन इजी क्वेश्चन। और इसी का ही और देखें तो डिफरेंशिएट बिटवीन कॉस्ट सेंटर एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। ठीक है, अब आते हैं हमारे सेक्शन सी पर जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन और जिनकी मार्किंग जो है दैट इज 10 मार्क्स।
दैट इज़ 10 इंटू 5 इक्वल्स टू 50। तो अभी तक तो हमने 5 मार्क्स में देखा कि कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आया है। सो लेट अस सी कि क्या लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में हमें कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन मिल रहा है कि नहीं, बिकॉज दिस इज़ अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ना। तो हम देखते हैं एक बार, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फिर जैसा कि शॉर्ट में पूछा था आपसे कि फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है या उससे आप क्या समझते हैं, तो यहाँ पे भी वही चीज़ पूछी है। एक्सप्लेन इट्स इम्पॉर्टेंस एंड नीड, इसकी ज़रूरत क्यों है। तो डेफिनेटली डिसीजन मेकिंग के लिए इसकी ज़रूरत है टू द मैनेजमेंट, ताकि प्रॉपर फोरकास्टिंग हो सके, प्लानिंग हो सके। तो दिस इज़ द थिंग। अगर 7th का ही और देखें तो व्हाट इज़ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, डिस्टिंग्विश बिटवीन मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है पहले तो वो ऑलरेडी आपने ऊपर उस चीज़ को लिख चुके हैं और होंगे, और डिफरेंस करना है हमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सो बोथ आर डिफरेंट, ओके, जो कि हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। अगर इसका डिटेल्ड आपको आंसर्स चाहिए तो एज यूजुअल आई विल पुट आउट द लिंक्स डाल दूंगी मैं इन चैप्टर की, जिन्हें हमने डिटेल में ऑलरेडी पढ़ा है, तो आपको वहाँ से ये आंसर्स मिल जाएंगे। ओके, डिस्कस द नेचर एंड लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नेचर को बताना है, दैट मीन्स उसकी फीचर्स को बताना है, और लिमिटेशंस उसकी बुराइयाँ भी आपको करनी है। ओके, बुराइयाँ करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तो क्या करेंगे कि वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे बेसिस है, फोरकास्टिंग करना थोड़ा सा मुश्किल है, और हमेशा उसको मॉनेटरी वैल्यू में ही कैलकुलेट किया जाता है। तो जो नॉन मॉनेटरी वैल्यूज़ हैं, जैसे कि किसी एम्प्लॉय की इफ़िशियंसी को मेजर करना, सो वी कैन नॉट डू दैट। ओके, इन्फ्लेशन, प्राइस स्टेबिलिटी जो फ्लक्चुएट होती है, फ्लक्चुएशन को मेजर करना, वो हम यहाँ पे नहीं कर पाते हैं। ओके, तो ये उसकी बुराई हो जाएगी। डिटेल्ड आपको मिल जाएगा, है ना, इन द वीडियो। इसी का ही और देखें, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, डिस्कस इट्स नीड एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्या करते हैं, एक तरीके का हम विश्लेषण करते हैं किसका, हमारे इनकम स्टेटमेंट का, पोजीशन स्टेटमेंट दैट इज बैलेंस शीट का, इन सब का विश्लेषण करते हैं कि जो हमने आज हमें जो प्रॉफिट अर्न किया है वो पिछले साल कितना था। जैसे कि अलग अलग टूल्स हैं हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, हमने देखा कि कंपैरेटिव रहता है, कॉमन साइज है, रेशियो के हेल्प से जो है हम बहुत सारे फॉर्मूलेस हैं जिसकी हेल्प से हम कुछ विश्लेषण करते हैं। सो दिस हेल्प टू एनालिसिस ओवर द बिजनेस परफॉर्मेंस को हम जान पाते हैं विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ओके, दिस इज़ द रफली आइडिया। डिटेल जो है आप लिंक में देखिए बिल्कुल। फिर 9th क्वेश्चन दिख रहा है हमें कुछ प्रैक्टिकल सा, इसका हम इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं। अभिषेक लिमिटेड अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ ₹2 लाख ड्यूरिंग द ईयर 2020 आफ्टर एडजस्टिंग द फॉलोइंग। ठीक है, हमें एक क्वेश्चन दिया है जिसमें क्या बोल रहे हैं कि अभिषेक लिमिटेड ने अर्न किया है 2 लाख ड्यूरिंग द ईयर 2020 और कुछ उसमें से एडजस्टमेंट दिए हुए हैं। ठीक है, हम रीड कर लेते हैं। डेप्रिसिएशन फॉर 2020 रुपीज़ 1,12,500 डेप्रिसिएशन दिया है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ है, गुडविल रिटर्न ऑफ है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स रिटर्न ऑफ है, लॉस ऑन सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज अगेन जो है आपको दिया हुआ है। देन डिविडेंड रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, और आपको निकालना है फाइंड आउट द प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन कितना है। ओके, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा हम स्पेस क्रिएट कर लेते हैं ताकि उसको हम अच्छे से समझ पाएँ, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ओके, यस, हमें निकालना क्या है, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास इंफॉर्मेशंस क्या हैं। यस, प्रीवियस पेज पे हमें दिया गया था प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, तो उसको हम लिख लेते हैं। सबसे पहले तो प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, तो वो कितना है हमारे पास, ₹2 लाख। ठीक है, ये हमने इन्फॉर्मेशन लिख ली है। अब हमें फाइंड क्या करना है दोस्तों, हमें प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन निकालना है, तो हम एक फॉर्मेट वे में उसको निकाल लेते हैं ताकि हम अच्छे से उसको सॉल्व कर पाएँ। ओके, तो एक हम बना लेते हैं हमारा पर्टिकुलर्स का कॉलम,
ओके, देन अमाउंट एंड द फाइनल अमाउंट। तो हम लिख लेते हैं पर्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपीस, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं हमारा नेट अमाउंट। ओके, अब सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है, ओके, आपको अच्छे से बनाना है स्केल से। तो सबसे पहले हम लिखें प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, तो ये आ गया हमारा 2 लाख रुपीस। ओके, नेट अमाउंट में हमने लिख दिया। इसके बाद हम लिख लें ऐसे आइटम्स जो कि ऐड हो रहे हैं। तो अब हम एक एक करके आइटम्स को देखें। तो सबसे पहला जो दिया हुआ है डेप्रिसिएशन, ये ऐड होगा कि लेस होगा? तो डेप्रिसिएशन डेफिनेटली ऐड होगा क्योंकि इट इज़ अ नॉन कैश आइटम। ओके, तो हम इसको ऐड बैक करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 1,12,500। ओके, अब सेकंड अगर हम बात करें प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, तो ये भी हमारा ऐड हो जाएगा। तो हम लिख लेते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, तो ये है आपका 12,500 सिर्फ। ओके, देन थर्ड इज गुडविल रिटर्न ऑफ। तो गुडविल रिटर्न ऑफ जो है यहीं आती है, अगर गुडविल इंक्रीज होती तो यहाँ पर नहीं आती, और रिटर्न ऑफ हमेशा ऐड होती है। रिटर्न ऑफ, ओके, तो ये हो गया आपका 18,750। ओके, देन फोर्थ कम्स डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, अगेन इट इज़ अ नॉन कैश आइटम, तो ये भी ऐड हो जाएगा। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, तो ये कितना आ रहा है आपका 25,000। ठीक है, 25 को हम लिख लेते हैं थोड़ा सा बड़ा। देन कम्स लॉस ऑन सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, तो लॉस जो है वो भी आपका ऐड हो जाएगा। तो लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इस बार लाइन से उन्होंने दिया है, ऐड लाइन से हो रहे हैं आपके, तो दैट इज 5125। ठीक है, अब हम बात करें डिविडेंड रिसीव्ड, यस इट इज़ एन इनकम जो कि फाइनेंसिंग से रिलेटेड है, और हमने उसको यहाँ पे ऐड कर दिया होगा, इसलिए अब हम उसको क्या करेंगे, लेस कर रहे हैं। तो लेस वाले आइटम्स में हम लिख दें दैट इज डिविडेंड रिसीव्ड। तो डिविडेंड रिसीव्ड हमारा लेस हो रहा है, दैट इज 1250। तो हम इसको ब्रैकेट में रिप्रेजेंट कर देते हैं ताकि हमें पता रहेगा कि हम इसको लेस करेंगे। और फिर हमें दिया हुआ है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ₹1550। तो ये भी प्रॉफिट, लॉस जब ऐड हो रहा है तो प्रॉफिट क्या होगा, लेस हो जाएगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, है ना, वो इन्वेस्टमेंट के सेल पे था जो कि हमारा, इसमें हमने उसको वापस ऐड बैक किया। तो ये है आपका 1550। ओके, तो ये हैं हमारे आइटम्स, पूरे 7 आइटम्स हमने कवर कर लिए। बस अब हमें क्या करना है, ऐड और लेस करना है, और हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, 2 लाख में हम यदि ये सब ऐड करें तो कितना आ जाएगा हमारा, यस 35,3875, दैट मीन्स 3,53,875। ओके, अब हम इसमें यदि ये 2 लाख ऐड कर दें, ओके, तो कितना आ रहा है 37,3875, दैट इज 3,73,875। ओके, अब माइनस करना है उसमें से हमें ये 2 टर्म्स, तो इनको अगर हम ऐड कर दें तो टोटल हमें 2,800 माइनस करना है। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा फाइनल, दैट विल बी 3,71,075, दैट इज 3,71,075 रुपीज़। यस स्टूडेंट्स, आप कैलकुलेटर ज़रूर लेकर जाना आपके एग्ज़ाम में, ताकि आपकी कैलकुलेशन जो है वो इजीली हो पाए। तो ये हमने क्या निकाला, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है, दैट इज ₹3,71,075। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। ओके, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, अब हम आते हैं और पर।
व्हाट इज़ कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड हाउ डज इट डिफर फ्रॉम फंड फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है और फंड फ्लो और कैश फ्लो एक दूसरे से कैसे अलग होते हैं, वो चीज़ हमें एक्सप्लेन करना है। ओके, सो नॉट एट ऑल डिफ़िकल्ट। अब हम पढ़ते हैं हमारे 10th क्वेश्चन की तरफ और हम देखते हैं 10th क्वेश्चन में भी फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिख रहा है। तो हम जो है सिंपली जो है क्वेश्चन को इंग्लिश में रीड करते हैं। द फॉलोइंग इज द समरी ऑफ इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डाटा इन रेस्पेक्ट ऑफ 5 इंडिपेंडेंट इन्वेस्टमेंट प्रपोजल। आपके पास 5 इन्वेस्टमेंट प्रपोजल दिए गए हैं और उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। प्रपोजल ABCDE और इनिशियल आउटले कितना है, मतलब कितना आपने इन्वेस्टमेंट किया था उसमें, और एनुअल कैश इनफ्लो कितनी है उसमें से, वो दिया हुआ है। तो हमें रैंकिंग देनी है दिस प्रपोजल अकॉर्डिंग टू पे बैक पीरियड। वन ऑफ द वेरी नाइस क्वेश्चन, बहुत इजी है, जिस पे आपको 10 मार्किंग मिल रही है। पे बैक पीरियड क्या है, इनिशियल आउटले को आप डिवाइड करेंगे कैश इनफ्लो से, तो जो भी आंसर आएगा, ओके, पे बैक पीरियड दैट इज ईयर्स में आएगा, तो सबसे कम ईयर जिसका आएगा दैट विल बी रैंक्ड फर्स्ट, की उसका पे बैक हमें जल्दी से जल्दी मिल रहा है। तो आपको सिर्फ उतना ही करना है। ओके, तो हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। अगेन थोड़ा सा मैं स्पेस बना लेती हूँ और फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। ओके, यस, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो हम ये देखें कि पे बैक पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है। तो पे बैक पीरियड इक्वल्स टू जो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट बोले हम, या इनिशियल इन्वेस्टमेंट बोले उसको हम डिवाइड कर देते हैं हमारे एनुअल कैश इनफ्लो से। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यही 2 इन्फॉर्मेशन दी हुई है, बस हमें रैंकिंग करना है। तो सबसे पहला प्रपोजल जिसको उन्होंने नाम दिया है ए, तो इसको यदि इनिशियल आउटले है दैट इज इनिशियल इन्वेस्टमेंट है आपका 30,000 और उस पर कैश इनफ्लो कितना दिया हुआ है 6,000, यानी आपका पे बैक पीरियड कितना आ रहा है 5 ईयर्स। ओके, फिर ऐसे ही हम बी का देखें तो बी का कितना हो रहा है 8100 डिवाइडेड बाय 2700, तो ये आपका आ रहा है 3 ईयर्स। ओके, ऐसे ही सी का कर लेते हैं 16800, यस, इसको कैलकुलेट करें यदि हम 3600 से 0 कैंसिल एंड द आंसर इज पॉइंट में आ रहा है हमारा 4.666, तो हम इसको 4.67 ईयर्स लिख देते हैं। फिर हम बात करें हमारे डी की तो 21,000 डिवाइडेड बाय 600, सिर्फ कैश इनफ्लो बहुत कम दिया हुआ है 600, तो इसका आंसर जो है दैट इज कमिंग 35 ईयर्स। ओके, हो सकता है कि 6,000 आना था यहाँ पे, पर उन्होंने मिस्टेकली हिंदी में भी हमारा 600 ही दिया हुआ है, तो हम 600 से ही कैलकुलेट करेंगे। देन आ गया हमारा ई जो कि है 2125 और इसका कैश इनफ्लो है 1500, तो इसको यदि हम डिवाइड कर लें तो आंसर जो है हमारा 13.42 ईयर्स। यस, अब आपको पे बैक देखना है कि ऐसा कौन सा इन्वेस्टमेंट है जिसमें पे बैक जो है जल्दी से जल्दी हो गया है। तो 13 ईयर्स से कम देखें, सबसे ज़्यादा तो 35 है, देन 13 हो गया, 13 से फिर 5 ईयर्स, सबसे कम जो है आपका 3 ईयर्स में रिकवरी हो रही है, पे बैक हो रहा है, दैट इज़ द प्रपोजल बी। प्रपोजल बी जो है इसकी रैंकिंग जो है फर्स्ट आ जाएगी। सबकी रैंक्स लगानी है क्या? ओके, 3 के बाद सी की जो है वो सेकेंड आ जाएगी बिकॉज इट इज़ 4.67, देन 4 के बाद 5th ईयर वाली थर्ड हो जाएगी, और देन 5th ईयर के बाद जो है हम इसको लगा लेंगे 4th एंड दिस वन विल बी द 5th, ये सबसे लास्ट में होगी क्योंकि इसका पे बैक जो है 35 आ रहा है। ओके, तो इस तरीके से बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, तो जो है इसमें 10 नंबर मिलना बहुत मुश्किल नहीं है, जस्ट ऐसा आपको सॉल्व करना है और जो है आपका सॉल्यूशन जो है कंप्लीट हो जाएगा। सो इट इज़ द फर्स्ट रैंक। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन हो जाएगा आपका 10th। ठीक है, ओके, ये हमने देख लिया प्रैक्टिकल, और इसी में जो और आया था तो वो आया है एक्सप्लेन द नेचर एंड प्रिंसिपल ऑफ कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग का क्या नेचर होता है और उसके क्या प्रिंसिपल्स हैं वो उन्होंने पूछा है। आई थिंक आपको
प्रैक्टिकल अटेंड करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही कम चीज़ों में प्रैक्टिकल में आपको मार्किंग पूरी होगी यदि आपका आंसर सही है, स्टेप्स पे मार्क्स मिलेंगे, और ऐसा कुछ भी नहीं है, और आपका टाइम भी सेव होगा, क्योंकि यहाँ पे 10 मार्किंग जो है आपको इजीली प्रैक्टिकल में मिल जाएंगे। सो एक्सप्लेन द नेचर एंड प्रिंसिपल ऑफ कैपिटल बजटिंग। ओके, अब हम पढ़े हमारा 11th क्वेश्चन, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिपोर्टिंग टू मैनेजमेंट, डिस्कस इन ब्रीफ द मेन टाइप्स ऑफ रिपोर्ट। तो ये हमने डिटेल में देखा है इन द यूनिट 5th ऑफ अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजंस। ठीक है, तो वहाँ पे आपको इससे रिलेटेड यदि आंसर चाहिए देन यू विल गेट इट। और इसी का ही और यदि हम देखें तो एक्सप्लेन द कंसेप्ट एंड फीचर्स ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का क्या कंसेप्ट है और इसके क्या फीचर्स हैं। सो ये यहाँ पे ख़त्म होते हैं हमारा 11 क्वेश्चंस। तो हमने देखा पेपर बहुत ही आसान था, 2 प्रैक्टिकल हैं और वो भी बहुत ही आसान है। सो हम अगर प्रिपरेशन ठीक ठाक, हमें हर टॉपिक का नॉलेज है एटलीस्ट, तो हम बहुत अच्छे से पेपर कर सकते हैं। सो विद दिस ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, जिनकी भी एग्ज़ाम्स हैं। और ये पेपर जो है एज अ प्रीवियस पेपर आपको जो है हेल्प करेगा फॉर गेटिंग द गुड रिजल्ट्स। विद दिस, थैंक यू।